मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचायत चुनाव यानी गांधी जी का वो सपना जिसको पूरा करने के लिए हमारे देश में पंचायतों के सदस्यों के लिए और ग्राम प्रधानों के लिए चुनाव होते हैं। और जनाब, ये चुनाव क्या है? ये चुनाव कहा जाता है कि एमएलए एमपी के चुनाव से भी ज्यादा भयंकर होते हैं, क्योंकि गांव की राजनीति समझ पाना शायद उतना ही कठिन है जितना कि आकाश गंगा के रहस्यों को जानना। तो साहब, पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान बहुत जम के उपद्रव हुआ। मतदान कराया गया। इस मतदान के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई उसमें 12 लोग मारे गए। जी हाँ, ये ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें 12 लोग मारे गए। फायरिंग हुई, बमबाजी हुई, आगजनी हुई, मतपेटियां लूटी गईं, वगैरह वगैरह, जलाई गईं, पानी डाल दिया गया, मतदान केंद्र लूट लिए गए और इस तरीके से 12 लोग मारे गए। खैर, अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स, जो लोग थे, पार्टियां थी, तृणमूल कांग्रेस थी, भाजपा थी, माकपा थी, कांग्रेस थी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट थी, इन सभी के एक एक कर्ता मारे गए। टीएमसी के 8 लोग मारे गए और जम के जो है हिंसा हुई। अब देखिए, इससे दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये कि जो अक्सर विपक्षी जो दल हैं हमेशा कहते रहते हैं कि साहब, बैलेट बॉक्स से जो है मतदान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि इस प्रकार की घटनाएं आसानी से की जा सकें और लोकतंत्र को पूरी तरह से लूटतंत्र में बदला जा सके। दूसरी चीज क्या है कि बैलेट बॉक्स पे जो बैलेट पेपर होता है उस पे आसानी से एक आदमी खड़ा होकर सैकड़ों मुहर लगा सकता है, क्योंकि जहां पे अपनी सरकार है, जहां पे गुंडागर्दी चरम पर है, वहां पे इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की बातें करना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। यही कारण है कि गाहे बगाहे ईवीएम को रद्द करके और बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग ज्यादातर विपक्षी दल करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें बाहुबलियों का शासन चाहिए। इन्हें आम आदमी का शासन चाहिए ही नहीं। अब दूसरी बात यह समझिए कि बंगाल में चुनावी हिंसा हुई, क्या किसी विरोधी दल ने इस पर मुंह खोला? मरने वाले सभी दल के कार्यकर्ता थे, ध्यान रखिए, लेकिन सिवाय बीजेपी के और विरोध में टीएमसी के किसी और ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि टीएमसी वहां की सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी आंख गड़ाए हुए है कि किसी तरह से मुझे सत्ता मिल जाए। बाकियों के कार्यकर्ता मारे गए, किसी को कोई चिंता नहीं। राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको 2024 में कांग्रेस को जो है प्रमुख विपक्षी दल बनाना है। बाकी रही बात माकपा की, या जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, या और जो दूसरी पार्टियां हैं, वो बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उनको रहना वहीं पे है। टीएमसी से कोई विरोध लेना नहीं चाहता। अब जनाब, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमने किस तरह से इस लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को गुंडा तंत्र में बदल दिया है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा शासन क्रिएट किया है कि वहां पर कोई भी किसी विरोधी या विपक्षी की औकात नहीं है कि वो वहां खड़े होकर या तो अपनी रैलियां निकाल ले या किसी भी प्रकार के शांतिपूर्वक चुनाव में हिस्सा ले सके। ना तो वहां कोई चुनाव लड़ना चाहता है, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी जान हथेली पे रख के लड़ना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने भी वहां बहुत ही तीखी टिप्पणी की, केंद्रीय बलों बलों को लगाने की मांग की। लेकिन जनाब, केंद्रीय बल भी क्या करेंगे? जहां हजारों की भीड़ आकर मतपत्र या जो मतदान केंद्र लूट रही हो, तो क्या केंद्रीय बल सब पे गोलियां चला देंगे? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जो भी वहां का कमांडेंट होगा वो बाद में अपनी जान फंसाने के लिए ऐसे काम नहीं करेगा। वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखेगा। क्योंकि इस देश में अगर कोई भी अधिकारी कोई त्वरित निर्णय लेता है तो बाद में इसी देश के कानून के जो ज्ञाता हैं वो उसी को अपराधी बना देते हैं। तो चीजें सामने होती रहती हैं और लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और जनता मरती रहती है। यही इस देश के संविधान की खूबसूरती है। अब सवाल यह है कि दूसरे दल इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप बताइए वो क्यों बोलेंगे? मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे थोड़ा सा ले चलता हूं। आप याद करिए, जब इस देश का बंटवारा हुआ उस समय भी देश में मुख्य दो ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी जिन्ना की पार्टी थी।
देश के बंटवारे का मसौदा बना, भयंकर हिंसा हुई। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। वेस्ट बंगाल से, जो आज वेस्ट बंगाल है, पहले जो है संयुक्त बंगाल हुआ करता था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल अलग होके ढाका यानी कि बांग्लादेश बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास रह गया। लेकिन उस समय भी दसियों लाख लोगों के मारे जाने के बावजूद क्या किसी ने गांधी नेहरू पे उंगली उठाई, या गांधी नेहरू ने इस हिंसा को रोकने की कोशिश की, या किसी भी तरीके से इस हिंसा पर लगाम लगाने की कोई बहुत ही कंक्रीट कोशिश की गई? सब शांति वार्ता की बातें करते रहे, किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया। मरने वाले जो लोग थे वो मर के चले गए, जिनके घर लुटने थे वो घर लुट गए। तो दोस्तों, यही राजनीति की सच्चाई है। यहां कार्यकर्ता मरते हैं तो मरने दो, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सत्ता चाहिए। और जनता जो इन नेताओं के पीछे अंधे हो के भागती है, उनका यही हश्र होता है। तभी कहा जाता है कि आप देशभक्त बनिए, नेताओं के भक्त मत बनिए। लेकिन चूंकि यहां पर अपने अपने स्वार्थ छिपे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग नेताओं के भक्त बनते हैं। उनको लगता है कि नेताओं की चमचागिरी या पार्टी की चमचागिरी करने से हमारे घर में समृद्धि आएगी। हो सकता है आ जाए, हो सकता है आप पैसे भी कमा लें ठेकेदारी से या किसी और अन्य तरीके से दलाली करके। लेकिन जब सैलाब आएगा तो याद रखिए, घर सभी के डूबेंगे, नेताओं का घर नहीं डूबेगा। आप याद करिए, आजादी की लड़ाई में कोई भी एक कांग्रेसी नेता मारा गया हो सिवाय लाला लाजपत राय को छोड़ के, जो कि उनको गलती से लाठी लग गई थी। इसके अलावा आप बताइए कोई मारा गया क्या? नहीं मारा गया। मारे कौन गए? जो आम जनता के लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे। और उनको बचाने कौन आया? कोई नहीं आया। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होनी थी, तो महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो या अन्य कांग्रेसी हो, चाहते तो रुकवा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन पहले फांसी देने के लिए चुपचाप अंग्रेजों को मना लिया, ताकि कोई बवाल ना हो और उनकी राजनीतिक जो नेतागिरी है वो चलती रहे। तो याद रखिए, जनता का कोई नहीं है, ये नेता सिर्फ सत्ता के हैं। आज बंगाल में जो हुआ, क्या मोदी वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि मोदी ये चाहते हैं कि जनता देखे, जनता मर रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी बंगाल मॉडल का डर दिखा के दूसरी जगह पे वोट लेना चाहते हैं। ममता बनर्जी को दूसरी जगह से कोई लेना देना नहीं है, उनको बंगाल में अपना दहशत चाहिए ताकि कोई उनके सामने दूसरा खड़ा ना हो। तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। और इसी स्वार्थ के चलते जो हमने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसी को संविधान कहते हैं। इस देश में संविधान सिर्फ दो तीन वजहों से ही खतरे में आता है। जैसे कभी अल्पसंख्यकों का मसला हो तो संविधान खतरे में आ जाता है। किसी विपक्षी पार्टी के घर में अगर कोई रेड पड़ जाए, या कोई ईडी का या सीबीआई का छापा पड़ जाए, तब संविधान खतरे में आ जाता है। या विपक्षी दलों में टूट हो जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है। बाकी किसी चीज में कोई संविधान खतरे में नहीं आता है। बंगाल में चुनावी हिंसा हुई, कोई संविधान खतरे में नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, कोई संविधान खतरे में नहीं है। इस देश में राष्ट्रभक्तों से ज्यादा गद्दार पल रहे हैं, कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान सिर्फ खतरे में तभी आता है जब किसी बड़े आदमी की पूंछ पे पैर पड़ता है और वो बिलबिलाने लगता है। और जैसे ही वो पार्टी हो चाहे नेता हो, जैसे ही उसकी पूंछ पे पैर पड़ता है, उसका संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान तो इतना कमजोर हो चुका है इस देश का कि वो छोटी छोटी बातों से खतरे में आ जाता है। आरक्षण विवाद होगा तो संविधान खतरे में आ जाएगा, अल्पसंख्यक विवाद होगा तो आरक्षण, तो संविधान खतरे में आ जाएगा। किसी नेता के घर में जो है कोई परेशानी आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। लालू जो है जेल नहीं जाएंगे या जेल जाएंगे तो भी संविधान खतरे में आ जाएगा। तो साहब, ये देश ना तो संविधान का है, ये देश पूरी तरीके से भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है। लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयत्न करें। अगर आप बचोगे तभी ये संविधान आपको बचाएगा, आप समर्थ होंगे तभी ये संविधान आपकी रक्षा करेगा। अदरवाइज आप नेताओं से, पार्टियों से कोई उम्मीद न रखें। जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिस तरीके की हिंसा हुई है, ऐसी हिंसा कई अन्य राज्यों में भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने लोकतंत्र को इसी तरीके में ढाल दिया है। लोकतंत्र अब हमारा पूरी तरह से भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है।
और अब यहां पर किसी दूसरे राज्य में लोगों के मरने पर दूसरे राज्य को, किसी अन्य राज्य के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानों की मौतें, इस तरीके की घटनाएं, दंगे फसाद से अब हम लोग इम्यून हो चुके हैं। और यही सिचुएशन बाकायदा सन 47 के पहले थी, जब इन चीजों को हल्की फुल्की बातें कहकर बड़े बड़े नेता अपने सफेद खादी के कुर्ते की जेब में रखकर दबा लिया करते थे। और आज भी वही रवैया बदस्तूर जाहिर है। तो दोस्तों, संविधान की कम, अपनी ज्यादा चिंता करिए, अपनी जान बचाने का प्रयत्न करिए, सशक्त बनिए, समाज को जोड़ने की कोशिश करिए, अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो उससे स्वयं का बचाव किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।